बच्चों, नियोजन शब्द आपके लिए नया नहीं होगा, क्योंकि आप अपने लगभग सभी काम में नियोजन, योजना या प्लानिंग इस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। और वो किस लिए करते हैं? जैसे कि आप अपनी गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए प्लान करते हैं कि हमें किसी हिल स्टेशन में जाना है, तो इसके लिए आप एक प्लानिंग बनाएंगे, योजना बनाएंगे, नियोजन बनाएंगे कि हम कैसे जाएंगे, उस स्थान तक कैसे जाएंगे, वहाँ कितने दिन रुकेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, ये सारी चीज़ें। वहीं जब आपके एग्ज़ाम्स आते हैं, परीक्षाएं शुरू होने वाली होती हैं, तो आप अपनी परीक्षा के लिए भी एक प्लानिंग बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं कि आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, किस टाइप से नोट्स बनाने हैं, आपके आंसर लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। तो आपके जीवन के इस भाग में भी आप एक प्लानिंग या योजना बनाते हैं। आपके लाइफ का एक गोल होगा, एक टारगेट होगा जहाँ तक आपको पहुँचना है। हाँ, मुझे ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, कोई भी गोल हो सकता है। और अपने उस गोल को पाने के लिए या उस टारगेट तक पहुंचने के लिए, उसे अचीव करने के लिए भी आप शुरू से एक प्लानिंग बनाते हैं कि मुझे उस गोल तक पहुंचने के लिए कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने कहा कि आपके लिए ये नया नहीं है। अपने घर में भी आपके महीने का एक बजट होता है। जैसे घर में जितनी इनकम आ रही है, आय के जितने सोर्स हैं, उससे हमको जितनी आय प्राप्त हो रही है, उसके लिए भी हम एक प्लानिंग करते हैं कि इतनी आय को हमें कहाँ कहाँ कैसे खर्च करना है, और उसके बाद थोड़ी सेविंग्स भी हमें करनी है, थोड़ी बचत भी करनी है। तो जीवन के हर पहलू में हम योजना या प्लानिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने किसी भी कार्य को करने के लिए एक प्लानिंग बनाते हैं और उस प्लानिंग के तहत, उस योजना के तहत ही उस कार्य को करते हैं। तभी मतलब उस कार्य का सक्सेस होना डिपेंड करता है कि हमारी प्लानिंग कैसे बन रही है। आइए आज हम इसी नियोजन पे बात करते हैं। लेकिन ये नियोजन जो है, ये हमारे दैनिक दिनचर्या या किसी व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं होगा, ये हमारे देश के नियोजन या उसके प्लानिंग से संबंधित होगा। तो हम अपने भारत देश के नियोजन के संबंध में बात करते हैं। तो देश का नियोजन क्यों किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? भाई, हमें पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनानी है, अपना एक ओहदा खड़ा करना है। तो उसके लिए हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था का विकास करना होगा। अब अपने देश की अर्थव्यवस्था का विकास हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी एक प्लानिंग बनाई जाती है और एक योजना बनाई जाती है। हम इसी योजना या प्लानिंग के विषय में आज चर्चा करेंगे। और इसी संदर्भ में आपके लिए ये शब्द भी एकदम नया नहीं है। आप हमेशा सुनते आ रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो बनाई जाती हैं। आइए हम चर्चा करें इसी पंचवर्षीय योजनाओं पर। तो हम देखते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता प्राप्त की हमारे देश ने, तो ये महसूस किया जाने लगा कि जो आज़ादी हमें मिली है, उस आज़ादी के बाद हम एक स्वतंत्र भारत के निर्माण में और पूरे विश्व में एक पहचान बनाने के लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना होगा। और उसके लिए अर्थव्यवस्था के जितने भी नए नए आयाम हैं, उसकी हमें रचना करनी होगी। और इसके लिए ये महसूस किया जाने लगा कि एक समिति, एक आयोग का गठन किया जाए, क्योंकि सभी तो इसमें शामिल नहीं हो सकते। एक समिति के कुछ सदस्य जो होंगे, एक आयोग के कुछ जो सदस्य होंगे, मेंबर्स होंगे, वही पूरे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इसी संदर्भ में योजना आयोग की स्थापना की गई सन मार्च 1950 में।
और इस योजना आयोग के माध्यम से ये तय किया गया कि देश के लिए हर 5 वर्ष में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण जो है वो किया जाएगा और अपने देश का विकास किया जाएगा। तो मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। उसके बाद हम देखते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं कब से निर्मित की गई। तो ये आपका 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई और तब जो योजना आयोग का गठन किया गया था पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए, तो तब एक केंद्रीकृत योजना जो है या सेंट्रलाइज प्लानिंग की जाती थी। मतलब जो भी विकास किया जाएगा, जो भी योजनाएं बनेंगी, उन सभी का उत्तरदायित्व जो है वो केंद्र पे होगा, सेंटर पे होगा। वही उसके लिए हर स्तर पे अलग अलग उसके विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे और पूरी जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की होगी। तो जब स्टार्टिंग में बनाया गया तब योजनाएं केंद्रीकृत योजनाएं थी और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो हम देखेंगे कि केंद्रीकृत योजनाओं की जगह जो है या उसका स्थान जो है वो विकेंद्रीकरण ने ले लिया या योजनाओं में विकेंद्रीकरण को स्थान दिया गया। अब इन दोनों पर हम चर्चा कर लेते हैं। 1951 से अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें हमारे चैप्टर में हम देखेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जिनका हमें प्रमुख रूप से अध्ययन करना है और इसमें जो प्लानिंग की गई थी, जो योजना बनाई गई थी, उसका विशेष रूप से अध्ययन करना है। तो सन 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना बनी और पंचवर्षीय मतलब नेक्स्ट 5 इयर्स प्लानिंग, अगले 5 वर्षों के लिए ये योजना बनाई गई। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच, उसके बाद ऐसे ही क्रमशः ये आगे बढ़ता जाएगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं पर। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच तक चली। इस योजना की प्रमुख विशेषता ये रही कि इसमें समग्र विकास पर बल दिया गया और साथ ही ग्रामीण समुदायों की ओर ध्यान देना इस योजना की प्रमुख विशेषता थी। इसके लिए तब सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो शुरू किए गए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच तक चली और इस योजना में विकास के ऐसे प्रतिरूप को प्राथमिकता दी गई जिससे भारत में समाजवादी समाज की स्थापना हो सके। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच चली। ये जो योजना थी वो अपने निर्धारित उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि भारत में सन 1965 में अनिश्चित मानसून, सूखा और मौसम संबंधी बहुत सी प्रतिकूल परिस्थितियां बनी थी और साथ ही चीन और पाकिस्तान के साथ क्रमशः 1962 और 1965 में भारत का युद्ध हुआ, जिसके कारण इस योजना में उद्देश्य जो निर्धारित किए गए थे वो पूरे नहीं हो पाए। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय था 1969 से 74 के मध्य। यह योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था विकास की दर को तेज करना। कृषि उपज में जो उतार चढ़ाव हो रहे थे उनको बहुत हद तक कम करना और साथ ही विदेशी सहायता की अनियमित प्रवृत्ति को कम करना। फिर था पांचवी पंचवर्षीय योजना और इसका समय था 1974 से 79 के बीच। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग थे उनके उपभोक्ता स्तर को ऊंचा करने के अलग अलग उपाय ढूंढना और साथ ही आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। और आपको अपने सिलेबस के हिसाब से चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना को मुख्य रूप से ध्यान में देना है, क्योंकि हमने बात की थी पर्वतीय विकास कार्यक्रम और सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम,
इन दोनों योजनाओं के माध्यम से हमने देखा था। छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1980 से 85 के बीच तक चली। यह योजना जो है वो 30 वर्ष पहले पहली पंचवर्षीय योजना के समय जो विकास की प्रक्रिया शुरू की गई थी उसके विभाजक का रूप धारण कर लिया था इसने। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच तक चली और सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्नों के उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना और साथ ही साथ उत्पादकता को बढ़ाना मुख्य उद्देश्य रहा। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद दो वार्षिक योजनाएं बनाई गई क्योंकि केंद्र में जो राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी और 1991 में उदारीकरण की घोषणा से आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है वो अपने निर्धारित समय पे शुरू नहीं हो पाई। इसलिए वर्ष 1990 से 91 और 1991 से 92 के बीच दो वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1992 से 97 के बीच। यह जो योजना थी वो भारत सरकार द्वारा उदारीकरण की नीति को अपनाने के तुरंत बाद ही शुरू की गई और इस योजना का मुख्य लक्ष्य आर्थिक वृद्धि में तीव्रता लाना, उद्योग, कृषि और इससे संबंधित जितने भी क्षेत्र थे उनमें तीव्र गति से विकास करना और साथ ही निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि और घाटे को दूर करना। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में हुई और इस योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था और समाज का सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी और इसके अंतर्गत सभी के लिए भोजन और पोषण का उद्देश्य जो है वो रखा गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 के मध्य चली और इस योजना में आर्थिक विकास के अतिरिक्त मानव विकास के जो प्रमुख संकेतक या इंडिकेटर्स की जो हम बात करते हैं उसकी निगरानी के लिए कुछ निर्धारित किए गए। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच चली और इसका उपागम प्रपत्र जो था वो तीव्रता के साथ और अधिक सम्मिलित वृद्धि की ओर आधारित था। आपको ध्यान में होना चाहिए जो हम 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं जो 2012 से 2017 के बीच चली, तो इस पंचवर्षीय योजना के बीच में ही ये तो हमें पता ही है कि पंचवर्षीय योजनाएं भारत में योजना आयोग के गठन के बाद शुरू की गई, लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी तो इसी बीच में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान जो है वो नीति आयोग ने ले लिया। लेकिन ये निश्चित किया गया कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय निर्धारित किया गया है 2012 से 2017 तक, तो इसे पूरा किया जाएगा। और इस योजना के जो मुख्य उपागम थे या उद्देश्य जो थे वो ये था कि 10% विकास दर को हासिल करना और इसी समय जो है वो योजना आयोग की जगह देश में नीति आयोग जो है अब इस योजना के बाद नीति आयोग देश में काम कर रही है। 2015 में 1 जनवरी 2015 को हम देखते हैं कि इस योजना आयोग का स्थान जो है वो नीति आयोग ने ले लिया। नीति आयोग की स्थापना की गई। अब योजना आयोग का जो योजना आयोग के जितने भी कार्य हैं वो नीति आयोग करेंगे और इसका ये टारगेट है कि अगले 15-15 वर्षों के लिए इसमें योजनाएं जो हैं या प्लानिंग इसके तहत की जाती है। अब नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो ये जितने भी केंद्र सरकार है और सभी जो राज्य सरकारें हैं उनका सही और उन्हें सही सलाह देना और तकनीकी सलाह देना जो है इस नीति आयोग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य रहा है। और इसके लिए आर्थिक नीति जो निर्माण किया जाता है उसके लिए सभी राज्यों की, सिर्फ केंद्र सरकार की ही नहीं, सभी राज्यों की सहभागिता को सुनिश्चित करना इस नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। हमने भी बात ही की थी कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
योजनाएं या प्लानिंग शुरू की गई, तो ये जो योजना थी वो केंद्रीकृत योजना थी। मतलब सभी जो भी आर्थिक और तकनीकी सलाह दिए जाएंगे या विकास के लिए जो प्लानिंग की जाएगी, उन सभी का उत्तरदायित्व जो था वो केंद्र सरकार पर था। लेकिन जब से नीति आयोग की स्थापना की गई, मतलब हम ये कहें कि ये आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि हमें हर स्तर पर विकास की गतिविधि को बढ़ाना है और इसके लिए सभी जो हैं वो उत्तरदायी होंगे और हर स्तर पर आर्थिक नीतियां बनाने के लिए उन्हें सही और तकनीकी सलाह जो है वो दी जाएगी और सभी की सहभागिता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए जो विकेंद्रीकृत योजना हम कह रहे हैं, मतलब हर स्तर पर जो योजनाएं हैं वो तैयार की जाएंगी। तो जब से ये नीति आयोग की स्थापना की गई तो हम देखेंगे कि विकेंद्रीकृत योजना को बढ़ावा मिला है। अब हम बात करते हैं कि जो योजनाएं हैं, ये योजना या प्लानिंग कितने तरह से की जाती है या हम उपागम कह सकते हैं या विधियां। तो उसकी प्रमुख रूप से दो उपागम या विधियां हैं। पहला है आपका खंडीय नियोजन, सेक्टर प्लानिंग, और दूसरा है प्रादेशिक नियोजन या जिसे हम कहते हैं रीजनल प्लानिंग। खंडीय नियोजन मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था के जितने भी सेक्टर्स हैं, जैसे हम बात कर लें सिंचाई के संबंध में, कृषि के संबंध में, परिवहन सेवाओं के संबंध में, विनिर्माण उद्योग के संबंध में, मतलब हम किसी भी क्षेत्र में चले जाएं जो हमारे देश के अर्थव्यवस्था को निरंतर आगे की ओर बढ़ा रहा है, तो इन सभी सेक्टर्स पे, इन सभी भागों के विकास के तहत जब योजनाएं बनाई जाती हैं, इनके विकास की प्लानिंग की जाती है, तो इसे हम खंडीय नियोजन या सेक्टर प्लानिंग कहते हैं। जैसे इसे हम समझ सकते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसके लिए ये प्लानिंग की जाएगी कि हम अर्थव्यवस्था के इस भाग को, इस सेक्टर को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उन्नतशील बनाएं, इसे बहुत ज़्यादा मतलब इसमें जितने भी प्रोडक्शंस होते हैं उसे हम कैसे आगे की ओर बढ़ाएं। इसके लिए जो प्लानिंग की जाएगी, तो प्लानिंग कैसे की जाएगी कि हम कृषि के उत्पादन को, उपज को कैसे बढ़ाएं, हम कैसे चावल के, गेहूं के या जितनी भी हमारी नगदी फसलें हैं, व्यापारिक फसलें जो हैं, उनका उत्पादन हम कैसे बढ़ाएं। क्या इसके लिए हम कीटनाशकों का प्रयोग करें, उर्वरकों का प्रयोग करें, इनके क्षेत्रफल को बढ़ाएं, मतलब किस तरीके से हम इनके उत्पादन को बढ़ाएं कि हम अपने उपभोग, अपने उपयोग के साथ साथ हम दूसरे देशों में, विश्व के सभी देशों में इनका निर्यात कर पाएं। और इनका निर्यात करेंगे तभी तो हम आत्मनिर्भर होने के साथ साथ, जब निर्यात कर रहे हैं तो हम अधिक से अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त करेंगे। तो ये जो प्लानिंग हम कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, तो ये हमारी क्या हो गई, सेक्टोरल प्लानिंग या सेक्टर प्लानिंग, खंडीय नियोजन। तो ये तो हो गई कृषि की बात। अब हमें आवश्यकता महसूस की जाती है कि हमारा देश जो है वो एक कृषि प्रधान देश है और ये कृषि जो है वो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। तो मानसून तो अनियमित और अनिश्चित है, तो इसके लिए जितने भी क्षेत्र जो जहाँ पर हमें सिंचाई की समुचित व्यवस्था या उसके साधन जो हैं वो उपलब्ध नहीं मिलते हैं, या जब मानसून सही तरीके से या सही मात्रा में नहीं आया, बारिश अच्छी नहीं हुई, तब हम अपने कृषि उपज को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। ये सभी, ये तो एग्जाम्पल हो गया कि हम सिंचाई के क्षेत्र में प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा विश्व स्तर पर और अपने देश पर भी हम सभी जगहों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे से मिल पाएँ, सामान का अधिक से अधिक आवागमन हो, लोगों का अधिक से अधिक आवागमन हो। तो इससे क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आवागमन करेंगे, तो हमारे विचारों में, संस्कृति का, सभी क्षेत्र में हर चीज़ का जो है वो आदान प्रदान होगा एक दूसरे से। तो इससे हमें
सांस्कृतिक विकास और साथ ही साथ आर्थिक, ये सभी जो विकास के नए नए जो आयाम हैं उन्हें बढ़ावा देने के अवसर प्राप्त होंगे। तो हम इसके लिए प्रयास कर सकते हैं कि हम अधिक से अधिक परिवहन की जो सुविधाएं हैं, सुलभ और सस्ते परिवहन के साधन को हम कैसे बढ़ावा दें या कैसे विकास करें। तो हम परिवहन के क्षेत्र में इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग सेक्टर में अर्थव्यवस्था के नए नए जो आयाम हैं, या हमने जैसे बात की कि अभी चाहे वो कृषि हो या सिंचाई हो, परिवहन हो, विनिर्माण उद्योग हो, इन सभी के क्षेत्र में जब हम अलग अलग प्लानिंग करते हैं उस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, तो इसे हम सेक्टर प्लानिंग या खंडी नियोजन कहते हैं। अब दूसरी हम बात करते हैं प्रादेशिक नियोजन की। तो प्रादेशिक नियोजन के संदर्भ में हम ये देखते हैं, हम सभी को पता है कि हम जो विकास करेंगे वो डिपेंड करता है हमारे यहाँ जितने भी संसाधन जो हैं वो कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं और कितने संसाधन जो हैं वो उपलब्ध हैं। इसी पे निर्भर करता है कि हमारा देश कितना विकास करेगा। इस संदर्भ में भी हम देखते हैं कि जो संसाधन है वो सभी जगह एक समान नहीं मिलते हैं, है ना। कहीं पर कोई क्षेत्र जो है वो संसाधन में बहुत धनी होता है तो कोई बहुत निर्धन होता है। इट मीन्स वहाँ के धरातल में संसाधन जो है वो कम मात्रा में मिलते हैं। तो संसाधन की उपलब्धता ये निश्चित करती है कि किसी क्षेत्र का कितना विकास होगा या वो क्षेत्र कितना विकास करेगा। हाँ, सिर्फ संसाधन की उपलब्धता ही ये सुनिश्चित नहीं करती, साथ ही साथ उस संसाधन का हम कितने विवेकपूर्ण रूप से या तकनीकी प्रयोग के द्वारा उन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, ये इस बात पर भी निर्भर करता है। हो सकता है कि कोई क्षेत्र जो है वो संसाधन के दृष्टिकोण से तो बहुत धनी है, लेकिन उसके खनन के लिए और उससे जो विनिर्माण उद्योग स्थापित किए जाएंगे, तो चूंकि वो क्षेत्र जो है वो तकनीकी या हम ये कहें कि तकनीकी दृष्टिकोण से या जितने भी जो आयाम उपयोग किए जाते हैं उन सभी के तौर पर वो बहुत पिछड़ा हुआ है आर्थिक रूप से। तो जब अपने संसाधनों का उचित तरीके से दोहन या उसमें तकनीकी विधियों का जो प्रयोग है, तकनीकी ज्ञान और तकनीकी विधियां दोनों ही डिपेंड करती हैं। यदि इस दृष्टिकोण से वो पिछड़ा हुआ है तो वो अपने संसाधनों के उपलब्ध होते हुए भी उनका समुचित उपयोग नहीं कर पाएगा और वो देश या वो क्षेत्र या वो राज्य जो है वो पिछड़ा रह जाएगा। तो डिपेंड करता है कि संसाधन कितनी मात्रा में और उनके उपयोग, है ना, उपयोग की जो हम कह सकते हैं विधि कितनी मात्रा में प्रयोग की जा रही है। तो किसी भी क्षेत्र या प्रदेश का विकास जो है वो इस पर भी निर्भर करता है। और हम देखते हैं कि चाहे हम अपने देश की बात करें या हम पूरे विश्व की बात करें, तो संसाधन जो है वो सभी जगह हमको एक समान, एक मात्रा में उपलब्ध नहीं होंगे और ना ही उनके विदोहन के लिए या उनके उपयोग के लिए जो विधियां या जो तकनीकी ज्ञान, विज्ञान या प्रौद्योगिकी का जो इस्तेमाल किया जाता है वो भी अलग अलग होता है। तो इसी कारण से हम देखते हैं कि हमारे देश में भी विकास के अलग अलग स्तर हैं। मतलब कोई राज्य जो है या कोई क्षेत्र जो है वो बहुत अधिक विकास करता है और कोई क्षेत्र जो है वो बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है। जैसे हम अन्य राज्यों की भांति ही देख लें तो हमारा छत्तीसगढ़ भी संसाधनों के दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ा नहीं है। हम संसाधन के दृष्टिकोण से बहुत धनी हैं, लेकिन जो अन्य राज्य हैं उनकी अपेक्षा हम देखेंगे कि हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से हम थोड़े पिछड़े हुए हैं। इसीलिए जैसे बिहार की हम बात कर लें तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो
संसाधनों की उपलब्धता होते हुए भी उतना अधिक विकास जो है वो नहीं कर पाए हैं। वहीं हम यूपी की बात कर लें, एमपी की बात कर लें, है ना, पंजाब की बात कर लें, हम सभी को पता है कि हम जो विकास करेंगे वो डिपेंड करता है हमारे यहाँ जितने भी संसाधन जो हैं वो कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं और कितने संसाधन जो हैं वो उपलब्ध हैं। इसी पे निर्भर करता है कि हमारा देश कितना विकास करेगा। इस संदर्भ में भी हम देखते हैं कि जो संसाधन है वो सभी जगह एक समान नहीं मिलते हैं, है ना। कहीं पर कोई क्षेत्र जो है वो संसाधन में बहुत धनी होता है तो कोई बहुत निर्धन होता है। इट मीन्स वहाँ के धरातल में संसाधन जो है वो कम मात्रा में मिलते हैं। तो संसाधन की उपलब्धता ये निश्चित करती है कि किसी क्षेत्र का कितना विकास होगा या वो क्षेत्र कितना विकास करेगा। हाँ, सिर्फ संसाधन की उपलब्धता ही ये सुनिश्चित नहीं करती, साथ ही साथ उस संसाधन का हम कितने विवेकपूर्ण रूप से या तकनीकी प्रयोग के द्वारा उन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, ये इस बात पर भी निर्भर करता है। हो सकता है कि कोई क्षेत्र जो है वो संसाधन के दृष्टिकोण से तो बहुत धनी है, लेकिन उसके खनन के लिए और उससे जो विनिर्माण उद्योग स्थापित किए जाएंगे, तो चूंकि वो क्षेत्र जो है वो तकनीकी या हम ये कहें कि तकनीकी दृष्टिकोण से या जितने भी जो आयाम उपयोग किए जाते हैं उन सभी के तौर पर वो बहुत पिछड़ा हुआ है आर्थिक रूप से। तो जब अपने संसाधनों का उचित तरीके से दोहन या उसमें तकनीकी विधियों का जो प्रयोग है, तकनीकी ज्ञान और तकनीकी विधियां दोनों ही डिपेंड करती हैं। यदि इस दृष्टिकोण से वो पिछड़ा हुआ है तो वो अपने संसाधनों के उपलब्ध होते हुए भी उनका समुचित उपयोग नहीं कर पाएगा और वो देश या वो क्षेत्र या वो राज्य जो है वो पिछड़ा रह जाएगा। तो डिपेंड करता है कि संसाधन कितनी मात्रा में और उनके उपयोग, है ना, उपयोग की जो हम कह सकते हैं विधि कितनी मात्रा में प्रयोग की जा रही है। तो किसी भी क्षेत्र या प्रदेश का विकास जो है वो इस पर भी निर्भर करता है। और हम देखते हैं कि चाहे हम अपने देश की बात करें या हम पूरे विश्व की बात करें, तो संसाधन जो है वो सभी जगह हमको एक समान एक मात्रा में उपलब्ध नहीं होंगे और ना ही उनके विदोहन के लिए या उनके उपयोग के लिए जो विधियां या जो तकनीकी ज्ञान, विज्ञान या प्रौद्योगिकी का जो इस्तेमाल किया जाता है वो भी अलग अलग होता है। तो इसी कारण से हम देखते हैं कि हमारे देश में भी विकास के अलग अलग स्तर हैं। मतलब कोई राज्य जो है या कोई क्षेत्र जो है वो बहुत अधिक विकास करता है और कोई क्षेत्र जो है वो बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है। जैसे हम अन्य राज्यों की भांति ही देख लें तो हमारा छत्तीसगढ़ भी संसाधनों के दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ा नहीं है। हम संसाधन के दृष्टिकोण से बहुत धनी हैं, लेकिन जो अन्य राज्य हैं उनकी अपेक्षा हम देखेंगे कि हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से हम थोड़े पिछड़े हुए हैं। इसीलिए जैसे बिहार की हम बात कर लें तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो संसाधनों की उपलब्धता होते हुए भी उतना अधिक विकास जो है वो नहीं कर पाए हैं। वहीं हम यूपी की बात कर लें, एमपी की बात कर लें, है ना, पंजाब की बात कर लें। एक छोटा सा उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे जब हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति में हमने क्या देखा कि जहाँ पर हरित क्रांति को एडॉप्ट किया गया शुरुआती स्तर पर, वो जो राज्य हैं वो बहुत अधिक विकास कर गए, लेकिन अन्य राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार हो गया क्योंकि वो राज्य अधिक से अधिक विकास करने लगे और जो राज्य पिछड़े हुए या जहाँ पर हरित क्रांति की विधियों का प्रयोग नहीं किया गया वो राज्य तो पिछड़े ही रह गए। तो हमने देखा कि चाहे हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें और विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ये सब जो है वो हरित क्रांति के दृष्टिकोण से बहुत अधिक विकसित हो गए, लेकिन अन्य राज्य जो है वो पिछड़े रह गए। तो
सब जगह जो है वो असमान विकास की हम बात करते हैं। तो जब हम प्रादेशिक नियोजन के विषय में चर्चा करेंगे तो हम उसमें ये देखेंगे कि प्रादेशिक नियोजन का जो तात्पर्य है वो ये होता है कि किसी प्रदेश विशेष, है ना, या उस प्रदेश में मिलने वाले जो सभी संसाधन हैं उनका उचित उपयोग किया जा सके, और उसके उचित उपयोग और विकास के लिए जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं या लागू किए जाते हैं, तो इन सभी बातों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? प्रादेशिक नियोजन। तो मुझे लगता है कि आपको अंतर समझ में आ गया होगा। खंडी नियोजन में हम अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र, चाहे वो कृषि, सिंचाई, परिवहन, विनिर्माण, इन क्षेत्रों की बात करेंगे या उनके विकास के लिए प्लानिंग की बात करते हैं। और प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत हम ये बात करते हैं कि किसी क्षेत्र या क्षेत्र विशेष या किसी राज्य की भी हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका समुचित उपयोग और उनके विकास के लिए जो योजना या प्लानिंग बनाई जाती है या उसे लागू किया जाता है, उसे हम प्रादेशिक नियोजन कहते हैं या रीजनल प्लानिंग कहते हैं।